बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हैंड आउट 1 चैप्टर 1 एंड 2। 1 का थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया है। उसके बाद चैप्टर 2 के प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। चैप्टर का जो टाइटल है वो बेसिकली ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट एंड यूजेस, ये बेसिकली चैप्टर 2 का टाइटल है। चैप्टर 1 का टाइटल जो है वो इंट्रोडक्शन है, तो वो बेसिकली वहाँ वो टाइटल नहीं लिखा गया, लेकिन ये कि हम चैप्टर 1 की जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हुए चैप्टर 2 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है। देखिए, आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके होंगे। उससे पहले आपने कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ी होगी, मैनेजरियल अकाउंटिंग भी पढ़ी होगी। बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग आपस में रिलेटेड हैं। समझो कि एक तरह का यानी कॉस्ट और मैनेजरियल का कॉम्बिनेशन बनता है। यानी कॉस्ट एक समझो कि इनिशियल एक तरह का अकाउंटिंग के प्रोसीजर होते हैं, फिर उसके बेसिस पे, उसके डेटा के बेसिस पे मैनेजरियल अकाउंटिंग के डिसीजन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, इन सब के डिफरेंसेस अगर यहाँ डिस्कस होंगे तो वो एक ही तरह के डिफरेंसेस कहलाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपैरिजन बेस्ड ऑन, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग का कंपैरिजन यूज़र ओरिएंटेशन, यानी इसका यूज़र कौन है, उसका यूज़र कौन है, कौन उसको यूज़ करेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनते हैं, ये इन्वेस्टर के लिए बनते हैं, शेयर होल्डर के लिए बनते हैं। उसका यूज़र एक्सटर्नल होता है। उसका यूज़र सप्लायर, जो फंड सप्लायर होता है, जो लोन प्रोवाइडर होता है, वो यूज़र होता है। उसकी यूज़र गवर्नमेंट होती है, उसकी यूज़र बहुत सारे लोग होते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूज़र्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग के जो यूज़र होते हैं वो इंटरनल यूज़र होते हैं। बेसिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है वो कंपनी अपने अंदर के जो डिसीजन कंपनी को लेने होते हैं कि जो है ना, कौन सी चीज़ को हमें करना है, कौन सी चीज़ को नहीं करना, किस तरीके से करना है, कौन सी चीज़ किस प्रोसीजर के थ्रू जो है ना हमें जो चीज़ प्रोडक्ट बनाएंगे वो सस्ती होगी, वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से ये इसका जो मकसद है या जो डिसीजन मेकिंग होती है, तो उसका सोल पर्पस जो होता है वो इंटरनल यूज़ होता है। कंपनी अपने लिए उसको यूज़ कर रही होती है, एक्सटर्नल यूजेज उसका नहीं होता। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जितनी भी स्टेटमेंट्स बनती हैं उसका मकसद ही ये है कि बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद सेकंड है फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आप ये जो है बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्या कर सकते हैं। तो ये आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको लाजमी तौर पे मैंडेटरी हैं कि आपको ये बनानी होगी। ये जो है ना आपको ये जो है ना उस पर कोई चॉइस नहीं है कि आप उससे जो है ना उसको ना बनाएं, आपको लाजमी तौर पे वो बनानी पड़ेगी। लेकिन ये मैनेजरियल अकाउंटिंग ये है कि इसमें आपको कंप्लीट फ्रीडम है, आप उसको बनाएं ना बनाएं, किस तरीके से बनाएं, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें या ना करें। लेकिन यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। मेन टाइम फोकस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट होती है या बैलेंस शीट या बाकी जो भी स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, वो सारा हिस्टोरिकल डेटा होता है, यानी हो चुका होता है। यानी अगर हम सेल लिख रहे हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, उसका मतलब वो सेल हो चुकी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो हो चुका है, ठीक है। बैलेंस शीट में हम एसेट्स लिख रहे होते हैं, वो सारे जो है ना प्रोसेस हो चुके होते हैं। यानी सारा चीज़, सारे एक साल के अंदर जो जो काम हो चुके होते हैं उनको फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में जो है वो लिखते हैं, मेंशन करते हैं। तो ये हिस्टोरिकल डेटा की बुनियाद पे उनकी स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो बजटिंग हम करते हैं या जो वेरिएंट्स हम निकाल रहे होते हैं या जो भी चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं। यानी ये काम अभी होना बाकी है। ऐसा नहीं होता कि काम हो चुका है और उसकी बुनियाद पे जो है ना आप कुछ स्टेटमेंट बना रहे हैं, नहीं। इसके अंदर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं ये समझो कि आगे जाके उसको अप्लाई करना होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी गैप,
या IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये फॉलो होते हैं, जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होते। अकाउंटिंग एंटिटी, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या जो भी चीज़ें बनती हैं वो पूरी कंपनी के लिए बनती हैं, जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग में जो पर्टिकुलर कोई भी बजटिंग होता है तो कोई पर्टिकुलर सेगमेंट या कोई डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं। रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी जो है इसका शेड्यूल होता है कि क्वार्टरली बनती हैं या एनुअली बनती हैं या सेमी एनुअली बनती हैं, तो ये इसकी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी है। जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर जो है कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता कि आपको 3 महीने या 6 महीने के अंदर ये चीज़ें बनानी है, बस जब भी ज़रूरत हो तो वो बनाई जाती हैं। ठीक है। डिग्री ऑफ प्रिसिशन, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, इसका जो डिग्री ऑफ प्रिसिशन होता है तो ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल डेटा की बुनियाद पर जो है क्वांटिटेटिव बेसिस पे जो है फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग के डिसीजन जो है ना वो सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ज़्यादातर आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते हैं, तो उसमें जो है ना ज़्यादातर आपकी जजमेंट इन्वॉल्व होती है। अदर डिसिप्लिन यूज्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है अदर डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़ बहुत ही थोड़ा सा है, जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है ना अक्सर यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस। प्रोडक्ट कॉस्ट, याद रखें जो कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसके अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के अंदर होती है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट जो है ना हर एक के लिए, मर्चेंडाइजिंग के लिए भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी होती है और सर्विस बिजनेस के लिए भी होती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होता है जो अपनी प्रोडक्ट खुद बना के आगे बेचते हैं, जैसे आपको बेशतर कंपनीज नज़र आती हैं, नेस्ले हो गया, एंग्रो फूड्स हो गया और इफ़को हो गया, बहुत सारी और भी आपको यूनिलीवर हो गया, बहुत सारे आपको और कंपनीज नज़र आएंगी, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। लेकिन मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो होता है वो बनी बनाई प्रोडक्ट लेता है मार्केट से और आगे सेल करते हैं। आपको गली मोहल्लों में जो भी जितनी भी परचून की दुकानें, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, इम्तियाज़ सुपर मार्केट, हैदरी मार्केट वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं ये सारे मर्चेंडाइजिंग बिजनेस हैं। ये बनी बनाई प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदते हैं और आगे भेज देते हैं। जो कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो मेजर कंसर्न है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ही ये डिसीजन हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो आर कॉस्ट असाइन टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट वो है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होती है। जैसे मिसाल के तौर पर फर्नीचर, आपने फर्नीचर बनाया, उसके ऊपर जो भी लागत आई वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। अब प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो 3 चीज़ों का मजमुआ है। एक तो उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल यूज़ होता है। अब फर्नीचर जो है वो लकड़ी से बनता है, तो फर्नीचर का जो डायरेक्ट मटेरियल है वो लकड़ी है। दूसरा जो है कॉस्ट का कंपोनेंट वो डायरेक्ट लेबर है, जो कारपेंटर जो डायरेक्टली उस फर्नीचर को बनाने में काम कर रहा है उसका डायरेक्ट लेबर है। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम इन शॉर्ट MOH कहते हैं। तो वो बेसिकली हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पर फर्नीचर बनाने में जो है सिर्फ लकड़ी इस्तेमाल नहीं होती, उसमें नेल्स यानी कीलें वगैरह, ग्लू, पॉलिश और भी छोटी छोटी दूसरी चीज़ें जो है ना यूज़ होती हैं, लेकिन चूँकि वो आइडेंटिफाइबल नहीं होती हैं, उसकी मेन जो मटेरियल है वो लकड़ी होता है, तो जो अदर जो थोड़ा थोड़ा मटेरियल यूज़ होता है तो वो आइडेंटिफाइबल नहीं होता, तो वो फिर हम इनडायरेक्ट मटेरियल में जो है ना उसको कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो लकड़ी हम रखते हैं वहाँ पे जो मज़दूर लकड़ी उठा उठा के दे रहे होते हैं, या वो जो लकड़ी को तरतीब में रखते हैं, या फर्नीचर बन जाता है उसको ऊपर साइड पे रख लेते हैं, या बिजली चल रही होती है कारखाने में, तो इस तरह के जितने भी ये डायरेक्ट हमारा जो लेबर या अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं, यानी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को छोड़ के बाकी जितने इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इसके अलावा और खर्चे होते हैं तो MOH या फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। तो ये तीनों मिलके जो खर्चे होते हैं इनकर टू प्रोड्यूस फर्नीचर आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, देयरफॉर दे आर इन्वेंटरीड एज एसेट अंटिल द फर्नीचर इज सोल्ड। तो जब हम ये तीनों खर्चे जब बनते हैं तो फिर जो है ना
एक जब ये कॉस्ट इनकर हो जाती है, तो कॉस्ट जब इनकर होती है तो फिर उसको जो है ना हम एज ए एसेट शो कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर हम फर्नीचर को एज ए एसेट शो कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई इन्वेंट्री बनाते हैं, मिसाल ये फर्नीचर ना होता, कोई प्रोडक्ट होती है सेल करने के लिए, तो ये प्रोडक्ट अगर है तो फिर उसको हम एज ए इन्वेंट्री शो करते हैं जब तक ये सेल नहीं हो जाता। जब तक ये सेल नहीं हो जाता है तो ये प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट कॉस्ट है। उसके बाद जो है पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट जो है वो बेसिकली हमारी वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट कॉस्ट के अलावा जो हमारा ख़र्चा होता है। मिसाल के तौर पर हमारी कोई सेल हो रही है, तो सेल के अंदर जो सेल्स की जो सैलरीज़ जा रही होती हैं या इसके अलावा जो और ख़र्चे हो रहे होते हैं, यानी जो कंपनी के बाकी जो खर्चे हो रहे होते हैं जहाँ पे कंपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल करती है। मिसाल के तौर पर ये फर्नीचर है, तो फर्नीचर जब बन जाता है तो वो तो कारखाने में बनता है, तो कारखाने में जितना खर्चा आता है वो बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट है। लेकिन कारखाने से उठा के जब आप उसको शोरूम तक लेके जाते हैं, वहाँ पे कस्टमर आते हैं, तो वहाँ पे सेल्स मैनेजर होते हैं, वहाँ पे आपके जो ना अदर स्टाफ होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, आपके बाकी लोग जो स्टाफ काम कर रहा होता है, तो वो जो लोग होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो बेसिकली पीरियड कॉस्ट होती है। पीरियड कॉस्ट और द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे जो आपको खर्चा नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली पीरियड कॉस्ट है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो हम जो एक्सपेंसेस माइनस कर रहे होते हैं वो बेसिकली हमारी पीरियड कॉस्ट है। तो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चार्ज टू द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड इंस्टेड ऑफ द फर्नीचर मैन्युफैक्चर्ड। एग्जांपल्स आर द सेल्स मैनेजर सैलरी, डिप्रिसिएशन ऑन कंपनीज प्रेसिडेंट्स ऑटोमोबाइल। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जैसे ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्नीचर बनाने में जो वुड है वो हमारा डायरेक्ट जो है ना वो लगता है, और डायरेक्ट जो कारपेंटर काम करता है तो वो भी आइडेंटिफाइबल होता है। तो या शुगर कैन, यानी जो शुगर मिल्स होती हैं उसमें शुगर कैन जो है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है, और वहाँ पे जो क्रशिंग का जो स्टाफ होता है वो हमारा डायरेक्ट लेबर होता है। तो ये दोनों मिलकर डायरेक्ट कॉस्ट बनाती हैं, यानी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट ट्रेसेबल टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ सच एज फर्नीचर प्रोड्यूस द वुड इज यूज्ड फॉर फर्नीचर एंड कारपेंटर आर्ट्स आर आइडेंटिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि फर्नीचर है, फर्नीचर में लकड़ी जो है वुड के अलावा हमारी कीलें भी यूज़ होती हैं, ग्लू भी यूज़ होता है, पॉलिश, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है तो वो उसका इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन ये कि वो भी हम डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि होता ये है कि कीलें जो है ना 1 किलो आ गई या 10 किलो आ गई, तो फर्नीचर तो हमें पता है कि एक कुर्सी बनाने में फ़र्नीचर जो है 15 फीट यूज़ होता है, लेकिन कीलें 10 लग रही हैं, 8 लग रही हैं, तो उनको फिर अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि या ग्लू जो है वो थोड़ा सा लग रहा है 50 ग्राम या 100 ग्राम, या जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी थोड़ी थोड़ी यूज़ हो रही हैं, तो उसमें फिर होता ये है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को फिर हम सारे यूनिट्स, यानी अगर 100 कुर्सियाँ बन रही हैं तो 10 किलो कीलों को जो है ना 100 कुर्सियों पे डिवाइड कर देते हैं, या ग्लू जो है ना 10 बोटल्स यूज़ हो रहे हैं तो 100 कुर्सियों के ऊपर उनको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो तो ट्रेसेबल होती है, आइडेंटिफाइबल होती है, क्योंकि वो बड़ी मेजर क्वांटिटी में वो चीज़ यूज़ हो रही होती है, उसको आइडेंटिफाई। लेकिन इनडायरेक्ट जो होती है उसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स से, ताकि फिर उस हिसाब से हर पार्ट के ऊपर वो जो है ना वो डिवाइड होके फिर उसमें ऐड हो जाती है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ऊपर हमने डिस्कस किया है कि ग्लू हो गया, कीलें हो गई फर्नीचर के केस में। इसके अलावा बाकी अगर दूसरी कोई प्रोडक्ट हो तो उसमें भी इनडायरेक्ट कॉस्ट इसी तरीके से, जो ट्रेसेबल मटेरियल होगा वो डायरेक्ट होगा, और जो उसमें छोटा छोटा अदर मटेरियल यूज़ हो रहा होगा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। वो लेबर भी हो सकता है और वो जो है आपका मटेरियल भी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर मोर देन वन कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, सो दे आर कॉमन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन ऑन कटिंग मशीन। अब डिप्रिसिएशन जो कटिंग मशीन का होगा वो एक कुर्सी या एक टेबल के ऊपर तो अप्लाई नहीं हो सकता, वो लाजमी उस साल में या उस महीने में अगर 1000 कुर्सियाँ बनी होंगी, 1000 टेबल बने होंगे तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनली सब पे डिवाइड होगा। उसके अलावा नेल्स, ग्लू एंड सैलरी ऑफ द प्लांट सुपरवाइज़र। तो ये सैलरी प्लांट सुपरवाइज़र की होगी तो वो एक कुर्सी के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगी, वो सब उस महीने की जितनी भी कुर्सियाँ बनी होंगी सब पे डिवाइड होगी। ग्लू की जितने डब्बे यूज़ होंगे या नेल्स जितनी किलो यूज़ होंगी वो सब, जितनी नंबर ऑफ़ चेयर्स होंगी या जितने नंबर ऑफ़ टेबल्स होंगे उस हिसाब से सब पे डिवाइड होगा। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है।
वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसका ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी से होता है। अगर वो एक्टिविटी होगी तो वो कॉस्ट इनकर होगी, अगर वो एक्टिविटी नहीं होगी तो वो कॉस्ट इनकर नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट प्रोपोर्शनली इन टोटल अमाउंट विद सम मेजर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सच एज द नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल प्रोड्यूस। यानी अगर टेबल बनेंगे या चेयर्स बनेंगी तो ही लकड़ी यूज़ होगी, अगर नहीं बनेंगे तो नहीं यूज़ होंगी। ठीक है, जैसे लॉकडाउन के अंदर लास्ट टाइम सब कुछ बंद हो गया था, तो जो वेरिएबल कॉस्ट थी यानी लाइट का खर्चा, जैसे किसी कंपनी का लाइट का खर्चा या जो मटेरियल पड़ा था, तो वो सारे खर्चे जो है ना एंड यानी ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो उसका ताल्लुक जो वेरिएबल एक्सपेंसेस का, जो वेरिएबल कॉस्ट का जो रिलेशन है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी से, काम होगा तो वो खर्च होगा, अदरवाइज़ वो कॉस्ट नहीं होगी। तो अगर कुर्सियाँ बनेंगी, टेबल बनेंगे तो वो जो है ना वो इनकर होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। द मोर नंबर ऑफ़ चेयर्स और द टेबल्स द हायर वुड कॉस्ट एज वेल द लेबर कॉस्ट। जितनी ज़्यादा तादाद में आप प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी उसी हिसाब से बढ़ेगी। ऑन दी अदर हैंड जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट रहती है, टोटल अमाउंट रिगार्डलेस द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यानी अगर आप लोग ऑब्जर्व किया हो कि लास्ट टाइम जो कोरोना की वजह से जो हमारे जो सारे मामला रुक गए थे, तो उसमें जो है जो कंपनी की फ़िक्स कॉस्ट है वो जो है ना वो ख़त्म नहीं हुई थी। यानी अगर कंपनी को रेंट देना है बिल्डिंग का, या डेप्रिसिएशन अगर माइनस होना है, तो या जो उनके परमानेंट एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे उनकी जो सैलरीज़ हैं, तो वो कंपनी की चाहे कंपनी के ऑपरेशन चल रहे हों चाहे ना चल रहे हों, हर सूरत में कंपनी ने वो कॉस्ट बियर की होगी। तो जब आप ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी से एसोसिएटेड ना हो, हर सूरत में आपको बियर करनी पड़े, तो वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है। द डिप्रिसिएशन ऑन कटिंग मशीन इज ए फिक्स कॉस्ट इफ द स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज। उसके बाद आते हैं कॉस्ट जो है एन इकोनॉमिक सेक्रीफाइस मेड इन एक्सचेंज फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस सच एज मशीन। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट बेसिकली किसी चीज़ को हम ख़रीदते हैं या बनाते हैं, उसके ऊपर जो हमारे जो पैसे खर्च होते हैं, जो हमने उसके ऊपर जो भी चीज़ सेक्रीफाई की है, चाहे वो पैसा हो या उसके बदले में कोई अदर मटेरियल हो, तो वो बेसिकली कॉस्ट कहलाता है। यानी अगर आप कोई मशीन ख़रीद के लाते हैं तो कंपनी की मशीन हो गई, कंपनी का जो भी लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, मिसाल बिल्डिंग हो गई, इन्वेंट्री हो गई वगैरह, ये सारे कंपनी की जितनी भी वो जितने पैसों में भी आती हैं, तो वो सारी कंपनी की कॉस्ट कहलाती है कि ये चीज़ इतने की है। तो कॉस्ट बेसिकली एक चीज़ जो हम ख़रीदते हैं या वो चीज़ जो हम अपनी कंपनी में लेकर आते हैं, उसके ऊपर जो कुछ हमने फॉरगॉन किया है, जो कुछ पे ऑफ किया है, वो बेसिकली हमारी कॉस्ट कहलाती है। कॉस्ट बिहेवियर द मेजर ऑफ हाउ ए कॉस्ट रिएक्ट्स टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, एग्जाम्पल्स आर। ठीक है, कॉस्ट बिहेवियर का मतलब है कि हमें ये देखना है कि कौन सी कॉस्ट है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी से एसोसिएटेड है, कौन सी है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी से एसोसिएटेड नहीं है। मिसाल कौन सी कॉस्ट है कि अगर प्रोडक्शन होगी तो वो खर्चा होगा, अगर नहीं होगी तो वो खर्चा रुक जाएगा। अगर वो खर्चा रुक जाता है प्रोडक्शन बंद होने की वजह से, तो वो वेरिएबल है। लेकिन कौन सी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन हो या ना हो, हर सूरत में वो बियर करनी है, जैसे फिक्स कॉस्ट है। तो जो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट की जो नेचर है, उसको कॉस्ट बिहेवियर से हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। उसका बिहेवियर अगर प्रोडक्शन से एसोसिएटेड होगा तो वो वेरिएबल है, उसका बिहेवियर अगर प्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है तो वो फिक्स है। उसके बाद आते हैं एक्सपेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि अक्सर लोग कॉस्ट और एक्सपेंस को मिक्सअप करते हैं। ए कॉस्ट दैट एक्सपायर्ड एंड दस इज चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। जब कोई कॉस्ट एक्सपायर हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई मोबाइल ख़रीदते हैं, तो वो मोबाइल सपोज़ 20,000 का है, तो उस 20,000 जो है वो मोबाइल की कॉस्ट है। ठीक है, अब जब मोबाइल सपोज़ 10 साल बाद या 5 साल बाद वो मोबाइल आपका यूज़लेस हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी अब कोई यूज़ नहीं है, अब उसको आपको कचरे के डब्बे में फेंकना है, तो अब वो जो 10,000 आपने जो आपकी कॉस्ट थी, अब वो आपका एक्सपेंस बन चुका है। यानी जो कॉस्ट आपकी एक्सपायर हो जाए वो आपका एक्सपेंस है, और वो एज ए इनकम स्टेटमेंट में शो होता है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट नो लॉन्गर हैज़ फ्यूचर बेनिफिट। अब उसके बेनिफिट सच एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। हमने ऊपर मशीन ख़रीदी, तो जब ख़रीदी तो वो मशीन जो है उसके ऊपर 1 लाख कॉस्ट आई,
लेकिन फिर जब हमने 10,000 एक साल के बाद डिप्रिसिएशन माइनस किया तो वो 10,000 पे बेसिकली एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब मशीन की जो कॉस्ट है वो 90,000 हो जाएगी। और हम करते भी ऐसे हैं, बैलेंस शीट में जब 1 लाख लिखते हैं शुरू में जब हम मशीन लेकर आते हैं, लेकिन जब 1 साल बाद अगर हमने 10,000 डिप्रिसिएशन माइनस किया है तो वो माइनस करने के बाद फिर हम उसकी कॉस्ट या बुक वैल्यू जो है वो 90,000 मेंशन करते हैं। तो जैसे जैसे कॉस्ट एक्सपायर हो जाती है तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। फिनिश गुड, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जब कोई चीज़ बन के रेडी टू सेल होती है, मिसाल फर्नीचर है, फर्नीचर जो है अगर मुकम्मल कुर्सी तैयार हो गई है या टेबल तैयार है, सब से उसको सेल करना है तो वो फिर जो है फिनिश गुड कहलाएगा। या शुगर कैन है, शुगर कैन में अगर चीनी बिल्कुल रेडी है, उसको जो है ना बैग्स के अंदर पैक किया जा चुका है, अब मार्केट में जाके उसको बेचना है तो वो फिनिश गुड कहलाएगा। या ओलपर है, ओलपर का अगर आपका जो मिल्क है वो अब बिल्कुल रेडी है, अब उसको डब्बे वगैरह पैक हो गए हैं, अब आपको कार्टन में डाल भी दिया, सब कुछ कर दिया, अब मार्केट में जाके आपको बेचना है तो वो फिनिश गुड कहलाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीटली एंड आर रेडी फॉर सेल। ठीक, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, जैसे इनकम स्टेटमेंट बनता है इस तरीके से ये भी एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनता है कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर। ए डिटेल्ड अकाउंटिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्म। मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर जो है डिफरेंस होता है वो ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग की जब इनकम स्टेटमेंट बनती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते वक्त हम जो है बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, जबकि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अंदर हम बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस करते हैं और फिर एंडिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जो स्टेटमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म यानी जो आपकी कारखाने पे जो चीज़ बनी है उसको बनाने में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जितना भी हुआ है वो सबको जब हम सम करते हैं तो वो जो स्टेटमेंट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहलाती है। ठीक है, और ये जब फाइनल हो जाती है तो फिर ये इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पोर्शन में जो है ना हम उसको ऐड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग मर्चेंडाइजिंग फर्म में आपको बता चुका हूँ हमारी गली मोहल्ले में जितनी भी दुकानें हैं वो मर्चेंडाइजिंग है क्योंकि वो बनी बनाई चीज़ लेकर आते हैं और बेचते हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है ए बिज़नेस दैट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, ऐसा बिज़नेस जो अपनी चीज़ खुद बनाता है। जैसे डिफरेंट जैसे हैबिट वाले फर्नीचर बनाते हैं, जैसे शुगर मिल्स जो हैं वो शुगर बनाती हैं, या टेक्सटाइल कंपनीज जो है वो कपड़ा बनाती हैं, तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। प्राइम कॉस्ट, द टोटल ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर नीडेड टू प्रोड्यूस। इन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का जो सम होता है उसको हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। रॉ मटेरियल represent the cost of the basic material and parts that have been purchased by a manufacturing firm and are available for conversion into sellable products such as sugar cane। ठीक है, कंपनी ने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया और उसको कन्वर्ट करके वो ऐसी चीज़ बनाएंगे जो आगे उसको सेल करनी है तो वो रॉ मटेरियल कहलाता है। जैसे शुगर मिल्क के लिए शुगर कैन जो है वो रॉ मटेरियल है, टेक्सटाइल के लिए कॉटन रॉ मटेरियल है, हैबिट वालों के लिए जो है ना वुड जो है वो रॉ मटेरियल है। तो जो है शुगर कैन शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस करने के लिए, वुड जो है फर्नीचर प्रोड्यूस करने के लिए, ये हर कंपनी के जो है ना वो रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोसेस, ऐसी प्रोडक्ट जो अभी पार्शली बनी है, पार्शली जैसे मिसाल के तौर पर चेयर जो है वो तकरीबन ऐसी बन गई है लेकिन अब उसको पॉलिश होना अभी बाकी है या उसके ऊपर फॉर्म लगना अभी बाकी है। तो ये जो है ना अभी जो प्रोडक्ट है ये अभी सेलेबल फॉर्म में नहीं है, अभी इसमें समझो कि पार्शली काम हो गया है लेकिन पार्शली अभी इसको फिनिशिंग की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ जो अभी पार्शली कंप्लीट हुई है, पार्शली अभी इसके ऊपर काम होना बाकी है, तो इसको हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। द इन्वेंट्री दैट हैज़ बीन पार्शली कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। तो ये डेफिनेशंस थी जो कि आगे की क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हैंड आउट 1 का, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ए कॉस्ट इज़ और ए विच इज़ एन एक्सपेंस। हमें ये 5 ABCDE गिवन है, उसमें हमें बताना है ये कॉस्ट है या एक्सपेंस है। सबसे पहला है कैश पेमेंट ऑफ 15,000 फॉर ए न्यू बिजनेस ऑटोमोबाइल। कंपनी ने कैश पेमेंट की 15,000 पे और एक नई गाड़ी खरीदी। तो अब ये गाड़ी जो हम खरीदते हैं ये कंपनी की बैलेंस शीट में एज ए एसेट शो होता है। हम जो है ना ऑटोमोबाइल डेबिट और कैश क्रेडिट करते हैं। तो बेसिकली इनिशियली जो ये है ये कॉस्ट है हमारी,
जब तक ये डिप्रिशिएट होगी तो उसके बाद फिर जो है ना ये एक्सपेंस में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होती जाएगी, लेकिन अभी इस वक्त ये कॉस्ट है। परचेज ऑफ ए 3-year लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ₹3600। अभी हमने जो है ना समझो एडवांस 3 years पेमेंट कर दिए 3600 रुपये, तो ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस भी बैलेंस शीट में एज ए एसेट शो होता है। तो अभी ये हमारी चीज़ जो है ना एक्सपायर नहीं हुई, अभी हमने सिर्फ पेमेंट की है, तो इस वक्त अभी इसका स्टेटस कॉस्ट है। कैश पेमेंट ऑफ 98 फॉर एडवर्टाइजिंग ने लोकल न्यूज़पेपर, हमने एडवर्टाइजिंग के लिए 98 रुपीज़ जो है ना न्यूज़पेपर में दे दिए, तो ये समझो दे दिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइज आ गया तो ये हमारा जो है एक्सपेंस कहलाएगा। एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ ₹3000 रिकॉर्डेड ऑन बिजनेस, ऊपर जो हमने पार्ट ए में गाड़ी खरीदी अब इसका 3000 रुपये हमने डिप्रिसिएशन माइनस किया, तो अब ये 3000 जो है वो अब एक्सपेंस है। इसी तरीके से 1 मंथ यूजेज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो हमने इंश्योरेंस पॉलिसी 3 साल की खरीदी उसमें 1 महीना गुजर गया, 1 महीना जब गुजर गया तो ये फिर आपका एक्सपेंस कहलाएगा। मिसाल के तौर पर जब हम कोई मकान किराए पे लेते हैं तो हम उस माल के मकान को 1 महीने का किराया एडवांस देते हैं, तो जब हमने उसको 1 महीने का किराया एडवांस दिया तो वो जो किराया है वो हमारा जो है ना कॉस्ट कहलाती है, ठीक है, वो एक्सपेंस नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो 1 महीना पूरा हो जाएगा उसके बाद वो हमारा खर्च हो गया, ख़त्म हो गया, अब हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, तो वो फिर हमारा एक्सपेंस बन जाता है। यानी ऐसी चीज़ जो अभी हमने पे की लेकिन अभी वो अपनी उसका स्टेटस बाकी है, यानी हम उसको चाहें तो अभी वापस ले लें तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी, वो उतने पैसे हमें मिल जाएंगे, लेकिन जब उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब गुजर जाता है और उसके बाद वो चीज़ का जो है ना वो अगर हम क्लेम करें तो हमें नहीं मिल सकती, तो वो एक्सपेंस बन जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज बीइंग ईदर प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। कौन सी चीज़ें जो है प्रोडक्ट कॉस्ट हैं, कौन सी चीज़ें पीरियड कॉस्ट हैं। तो याद रखें जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होते हैं उसमें एक तो होता है कारखाना, फैक्ट्री जहाँ पे वो चीज़ बनती है, और एक होता है जो जहाँ पे वो चीज़ बना के फिर हम लेके आते हैं तो वहाँ से फिर वो चीज़ सेल होती है। यानी हैबिट वालों का फर्नीचर अगर कहीं पे बन रहा है तो वो उसके फैक्ट्री में बन रहा है, ऐसी जगह पे बन रहा है जो किसी ऐसी जगह यानी आउटसाइड द सिटी है या कहीं और है। लेकिन हैबिट जहाँ पे डिस्प्ले लगा होता है, जहाँ पे लोग आते हैं हैबिट का फर्नीचर देखते हैं, ख़रीदते हैं, तो जहाँ पर चीज़ बन रही होती है, जैसे हैबिट का फर्नीचर कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल किसी साइट एरिया में या कोरंगी में या किसी भी पाकिस्तान के किसी कोने में जहाँ कारखाना है, जहाँ पे वो बन रहा है, तो वहाँ कारखाने के ऊपर जितना भी खर्चा है, चाहे वो कारखाने का डिप्रिसिएशन हो, चाहे वहाँ के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हों, चाहे लकड़ी यूज़ हो रही हो, चाहे वहाँ पे ग्लू लग रहा हो, चाहे वहाँ पे जो भी XYZ बिजली का बिल आ रहा हो, वो सारे के सारा जो है ना प्रोडक्ट कॉस्ट है। लेकिन वो चीज़ जब रेडी हो गई, वो चेयर बन गई, वो टेबल बन गया, वो बेड बन गया, ठीक है, वो जब लेकर आ गए वहाँ पर जहाँ पे इसको सेल करना है, जहाँ पे उसका डिस्प्ले है, जहाँ पे उसका शोरूम है, तो वहाँ पर जब आपने लगा दी तो उस शोरूम के ऊपर जब कस्टमर आते हैं तो देखते हैं तो शोरूम का जो खर्चा है वो बेसिकली अब जो भी होगा, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होंगे, वहाँ पे बिजली का बिल आएगा, वहाँ शोरूम का भी डिप्रिसिएशन होगा या रेंट होगा, तो वहाँ पर जो खर्चा होगा वो सारा पीरियड कॉस्ट होगा। यानी प्रोडक्ट बनाने में जो प्रोडक्ट बनती है वहाँ पर जो खर्चा होगा वो प्रोडक्ट कॉस्ट होगा, चाहे किसी भी किस्म का खर्चा हो, और जहाँ प्रोडक्ट वो बेची जाती है वहाँ पे जितना भी खर्चा होगा वो पीरियड कॉस्ट होगी। प्रोडक्ट कॉस्ट याद रखें। इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो सेल में से सबसे पहले हम प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री और फिर प्लस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिर लेस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो हम खर्चे जो माइनस करते हैं वो बेसिकली पीरियड कॉस्ट होती है। यानी जितने भी पीरियड कॉस्ट जो भी हमारे उस सेलिंग पॉइंट जो शोरूम है उसका खर्चा होता है वो फिर हम माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में सारा वो प्रोडक्ट कॉस्ट जो कारखाने का खर्चा होता है वो लग के आता है हमारे पास, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की शक्ल में माइनस हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो खर्चा होता है वो पीरियड कॉस्ट की शक्ल में माइनस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो खर्चा माइनस होता है वो बेसिकली हमारे शोरूम जहाँ पे वो चीज़ बेची जाती है वहाँ का खर्चा होता है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा खर्चा कहाँ का है। नंबर 1, सैलरीज ऑफ वर्कर्स हैंडलिंग इन्वेंट्री ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो इन्वेंट्री को हैंडल करते हैं यानी ये कारखाने का खर्चा है, तो लिहाजा ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो सेल करने के लिए खर्चा किया जाता है, तो लिहाजा वो पीरियड कॉस्ट है।
डिप्रिसिएशन ऑन एरोप्लेन यूज्ड बाय द फर्म्स प्रेसिडेंट, फर्म्स के प्रेसिडेंट का जो डिप्रिसिएशन, एरोप्लेन का डिप्रिसिएशन होगा वो कारखाने का खर्चा नहीं है, वो जो खर्चा है वो बेसिकली जहाँ सेल हो रही होती है वहाँ का पार्ट होता है, तो वो भी पीरियड कॉस्ट है। प्लांट मैनेजर सैलरी, प्लांट मैनेजर, प्लांट का मतलब है कारखाना या फैक्ट्री जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रही है, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। लीज पेमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट मशीनरी आपने उस चीज़ को, फर्नीचर को या XYZ किसी चीज़ को बनाने के लिए हायर की है, उसके ऊपर जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है, यानी ये कारखाने का खर्चा है, तो ये बेसिकली नंबर 5 ये भी प्रोडक्ट कॉस्ट है। लीज पेमेंट ऑन ऑटोमोबाइल यूज बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो सेल्स मैन है उनकी ऑटोमोबाइल की जो लीज पेमेंट्स हैं, क्योंकि ये सेल करने के ऊपर जो खर्चा हो रहा है तो वो प्रोडक्ट वो बेसिकली ये पीरियड कॉस्ट है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये पीरियड कॉस्ट है, ठीक है, ये शायद टाइपिंग एरर है, ये पीरियड कॉस्ट है 6 वाली लीज पेमेंट। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट ये शायद रिवर्स हो गया है, छठा 7वें पे आ गया है, तो ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है शायद ऑर्डर, तो ये भी जो है ना डिप्रिसिएशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। उसके बाद रेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग जो है हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग पे जो रेंट है वो बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है। और क्लीन अप मटीरियल यूज्ड बाय प्रोडक्शन एट एंड ऑफ द डे, तो ये भी फैक्ट्री में यानी कारखाने में काम हो रहा है, जहाँ पे वो चीज़ बन रही है, तो वो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स फॉर प्रोडक्शन वर्कर्स, ये बेसिकली डायरेक्ट प्लांट का खर्चा नहीं है, ये वो खर्चा होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फ्यूचर के लिए कोई जो अमाउंट है वो पेमेंट कर रही होती है, वो GP फंड या इस तरह के जो खर्चे होते हैं, तो वो बेसिकली ये पीरियड कॉस्ट का पार्ट है। इसमें सिर्फ 6 वाला ये जो है ना प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, ये यानी ये पीरियड कॉस्ट है और ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये टाइपिंग एरर है, तो उसको करेक्ट किया जाए। Question number 3. Identify the most likely correct answer for each of the following cost as a product or period cost and as a variable or fixed cost with respect to level of activity. हमें बताना है कि कौन सी प्रोडक्ट कॉस्ट है, कौन सी पीरियड कॉस्ट है, और सी के अंदर वो वेरिएबल है या फिक्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटीज़ का मतलब ये है कि कोई वहाँ पर जो यूटिलिटीज़ यूज़ हो रही हैं, लाजमी बात है कारखाने पे भी यूटिलिटीज़ यूज़ होती हैं, पेपर यूज़ होते हैं, पेंट्स यूज़ होते हैं वगैरह वगैरह, कोई और भी सफाई का सामान आता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटीज़ जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट है और ये वेरिएबल है, क्योंकि ये काम होगा तो यूज़ होंगी, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं होंगी। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइज, अगेन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वहाँ पे जो भी सप्लाइज आ रही हैं, ऑफिस सप्लाइज, पेपर, प्रिंटर, मार्कर, जो भी चीज़ें जहाँ पर आ रही हैं, तो वो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो है लकड़ी, जैसे हमने फर्नीचर के केस में कहा था, लकड़ी जो है यूज़ होगी तो लकड़ी प्रोडक्ट कॉस्ट है, यूज़ होगी तो लकड़ी लगेगी, अगर चेयर नहीं बनेगी यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी तो होगी, वरना उसको नहीं करेंगे, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। प्रेसिडेंट सैलरी, प्रेसिडेंट सैलरी जो है पीरियड कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट सैलरी का ताल्लुक जो है कंपनी के सेल या उसी से रिलेशन है, तो ये पीरियड कॉस्ट है प्लस ये फिक्स है, क्योंकि लेवल ऑफ एक्टिविटी हो या ना हो, कंपनी बिल्कुल बंद हो जाता है तब भी प्रेसिडेंट को सैलरी देनी पड़ेगी। डिप्रिसिएशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पे जो डिप्रिसिएशन होता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है और फिक्स होता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन जो है आपको हर सूरत में निकालना हो, चाहे आपकी मशीन चले या ना चले। मैन्युफैक्चरिंग रेंट, मैन्युफैक्चरिंग रेंट प्रोडक्ट कॉस्ट होता है और वो भी फिक्स होता है, आपको हर सूरत में पे करना होता है। सेल्स ऑफिस यूटिलिटीज़, आपकी जो सेल्स ऑफिस यूटिलिटी यानी वहाँ जो आपकी जहाँ पे चीप प्रोडक्ट सेल हो रही है वहाँ पर जो आपकी यूटिलिटीज़ यूज़ हो रही हैं, चाहे पेपर, पेन, मार्कर जो भी यूज़ हो रही हूँ, तो वो पीरियड कॉस्ट है प्लस वो वेरिएबल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल से है कि यूज़ होगा तो यानी कंपनी के अंदर जो एक्टिविटी होगी तो वो पेपर, पेन, मार्कर यूज़ होंगे, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं होंगे, तो वेरिएबल है। डिप्रिसिएशन ऑन सेल्स ऑफिस इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट होता है और अब सेल्स ऑफिस इक्विपमेंट पर है तो ये पीरियड कॉस्ट है और ये फिक्स है। नेल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, कीलें अगर प्रोडक्शन में यूज़ हुई हैं जैसे फर्नीचर में हमने, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट है और
है इनडायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है, लेकिन ये वेरिएबल है। जितनी कुर्सियाँ बनेंगी उस हिसाब से नेल्स यूज़ होंगी, नहीं बनेगी तो नहीं होंगी, ज़्यादा कुर्सियाँ बनेंगी तो ज़्यादा यूज़ होंगी। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर हम किसी को ठेके पे कोई चीज़ देते हैं तो उनकी हम फिक्स पेमेंट्स करते हैं, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के ऊपर बात हो रही है तो प्रोडक्ट कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट बिलो सिलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम 2019 अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर PSO। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एंडिंग फिनिश गुड, सेल्स, बिगिनिंग फिनिश गुड, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी है। देखें सेल हमारी है 6,12,000, तो इनकम स्टेटमेंट देखें, ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले ऊपर कंपनी, फिर स्टेटमेंट का नाम, फिर फॉर द ईयर एंड December 31, 2019 हमने सेल लिखा 6,12,000, ठीक है, जो यहाँ ऊपर गिवन है। फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट की। बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है हमारे पास, ये जो बिगिनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री 54,000 है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, मर्चेंडाइजिंग फर्म में यहाँ पर परचेज आता है, यहाँ पे परचेज आता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने 3,66,000 वो ऐड किया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 4,20,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, यानी हमारे पास अवेलेबल है सेल करने के लिए। उसके बाद लेस कर दिया एंडिंग फिनिश गुड 66,000 एंड कर दिया। तो ये जो ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 3,54,000। अब हमने जो ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है 3,54,000, ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है। सेल में से माइनस कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 2,58,000 आ गया। अब हमारे पास जो है सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव 1,26,000, ये बेसिकली हमारे पीरियड कॉस्ट है, ये हमारी पीरियड को 1,26,000। तो हमारा नेट इनकम आ गई 1,32,000। तो ये इनकम स्टेटमेंट है जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी बना चुके होंगे। यहाँ पर सर आपको ओवरव्यू बना देने के लिए जो है ना यहाँ बनाई गई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आप लोगों ने बनाई होगी, वहाँ पे आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री के साथ जो है परचेजेस को ऐड किया होगा, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड होगा। और वहाँ पे बिगिनिंग इन्वेंट्री का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे बिगिनिंग फिनिश गुड और एंडिंग फिनिश गुड, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड के वर्ड यूज़ करते हैं। तो मतलब वही है, फिनिश गुड इन्वेंट्री बोलें या बिगिनिंग इन्वेंट्री, बिगिनिंग फिनिश गुड बोलें, फिनिश गुड इन्वेंट्री कहें या बिगिनिंग इन्वेंट्री कह लें, एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री कहें या एंडिंग इन्वेंट्री कह लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन चूँकि फिनिश गुड का मतलब ये है कि वो रेडी टू सेल है, अब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में फिनिश गुड का वर्ड यूज़ होता है। रीज़न ये है कि वहाँ पे पार्शियली बना हुआ चीज़ को वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं, और बिल्कुल जो अभी बना नहीं है, वो अभी बनना बाकी है, तो उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। तो जो बन गया है उसको सेल, तो उसको फिनिश गुड बोलते हैं। तो टर्म जो है थोड़ा सा आपको समझने पड़ेंगे, वैसे टर्म्स का मकसद वही है जो आपने पीछे पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। listed below are the selected financial data from the 2019 accounting records of the Tapal Manufacturing Corporation। ठीक है, अब उसमें जो है हमें बनाना क्या है, प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट फॉर 2019। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने बनाना है, ऊपर कंपनी का नाम, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2019। बिगिनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का जो फॉर्मेट है वो ये नीचे गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें रॉ मटेरियल बिगिनिंग ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज, फिर रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, फिर लेस करते हैं रॉ मटेरियल एंडिंग, फिर जो है जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली हमारे पास आता है रॉ मटेरियल यूज्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो बेसिकली गलती से लिखा गया है, ये बेसिकली जो वर्ड है ये है रॉ मटेरियल यूज्ड। तो हमारे पास बिगिनिंग रॉ मटेरियल 64,120 और रॉ मटेरियल जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 270,040, तो ये दोनों को ऐड किया तो 3,34,160 ये रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ है। उसमें से एंडिंग रॉ मटेरियल हमने माइनस किया 67,680, तो ये हमारे पास आंसर आ गया रॉ मटेरियल यूज 2,66,480। ये बेसिकली जो वर्ड है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, ये रॉ मटेरियल यूज्ड है 2,66,480। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि 5,11,200 गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसमें ऐड करते हैं जो कि 2,99,520 ये गिवन है।
जिसको FOH MOH कहते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट यानी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब याद रखें रॉ मटेरियल में बिगनिंग, एंडिंग या परचेज होता है। लेबर के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं होती, लेबर जितना घंटे काम करेगा उस हिसाब से उसको पेमेंट होगी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में भी ऐसी कोई कहानी नहीं है, जितना चीज़ यूज़ होगी उसी हिसाब से वो चीज़ कैलकुलेट होगी। ये तीन कंपोनेंट मिलके टोटल मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं, जो कि हमारा ये आ रहा है। अब इसमें जो प्रीवियस पीरियड का वर्क इन प्रोसेस हमें गिवन था वो हम ऐड करते हैं। यानी लाजमी बात है, ये तो हुआ रॉ मटेरियल इस पीरियड का, लेकिन पीछे हमने जो पिछले महीने का या पिछले साल का हमें कोई ऐसा पार्शल जो आधी बनी हुई कुर्सियाँ मिली थी या आधे बने हुए टेबल मिले थे, तो उनको भी, तो उनकी जो उस वक्त जो 50% या 70% जो काम हुआ था उनकी मालियत के हिसाब से जो बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो हम ऐड करेंगे। तो 50,400 ये हमारा बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये ऐड किया तो हमारा टोटल जो आ गया, टोटल वर्क इन प्रोसेस आ गया 11,027। उसके बाद इस साल का जो अभी लाजमी बात है, ये सारा हमने काम शुरू किया तो ये सारा फिनिश गुड में थोड़ी कन्वर्ट हुआ होगा, तो जो भी पार्शल बना हुआ होगा उसको हम माइनस कर देंगे, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहलाएगा। तो ये हमारा इसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में सिर्फ यहाँ एक गलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, इसका ये है रॉ मटेरियल यूज्ड, टोटल रॉ मटेरियल यूज्ड। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो है ना इसको करेक्ट करके पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आपको ये करना है कि 5 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, 6, 7 जो है वो आपको खुद से करने हैं। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको रेफ़र करने, यही कॉन्सेप्ट हैं, उसको देखते हुए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डीलक्स बोट कंपनी प्रोड्यूसेस स्काई बोट दैट आर सोल्ड टू नेवी लोकेटेड थ्रू आउट द पाकिस्तान। डीलक्स बोट कंपनी जो है ना वो किश्तियाँ बनाते हैं और स्काई बोट बनाते हैं जो कि नेवी को सेल किए जाते हैं। ए बोट कंटेंट्स ए ड्यूअल बैटरी सिस्टम दैट इज़ परचेज फ्रॉम एन आउटसाइडर सप्लाई। उसके अंदर बैटरी लगती है जो कि 160 रुपये की है, जो कि आउटसाइड सप्लायर से ली जाती है। द बोट मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व ए कंप्यूटराइज्ड रोबोटिक सिस्टम दैट इनिशियली कॉस्ट द फर्म 1.6 मिलियन। उसके लिए बनाने के लिए जो है ना एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि जिसकी कॉस्ट 1.6 मिलियन यानी 16 लाख है। द इक्विपमेंट इज़ डिप्रिशिएटेड स्ट्रेट लाइन, वो इक्विपमेंट जो है वो 10 साल उसकी लाइफ है और स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू वो डिप्रिशिएट होता है। नो रेजिडुअल वैल्यू इज एक्सपेक्ट, कोई आखिर में कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी, यानी जब 10 साल बाद इससे जो 16 लाख की जो चीज़ है वो ज़ीरो हो जाएगी, उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द ड्यूअल बैटरी सिस्टम फॉर टन। अगर कंपनी 10 किश्तियाँ बनाती है तो उसकी जो है यूनिट एंड टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले देखें एनुअल डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है 16 लाख, जो इक्विपमेंट है कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है तो हमने माइनस कुछ नहीं किया, डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, तो 1,60,000 हमारा सालाना डिप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी 10 यूनिट बनाती है तो लाजमी बात है ये 1,60,000 का जो डिप्रिसिएशन है वो 10 यूनिट के ऊपर डिवाइड होगा। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 16,000 पे एक यूनिट के ऊपर डिप्रिसिएशन लागू होगा। उसके बाद कंपनी अगर 100 यूनिट्स बनाती है तो लाजमी बात है वो डिप्रिसिएशन जो है वो 100 डिप्रिसिएशन चार्ज 800 यूनिट, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 1,600 रुपये पर यूनिट वो कॉस्ट आएगी। उसके बाद अगर 1000 यूनिट होंगे तो ये पर 160 हो जाएगी, अगर 10,000 यूनिट होंगे तो ये 16 रुपये हो जाएगा। तो ये जो है ना 2 कैलकुलेट किए हैं, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब पार्ट ए का आंसर जो है वो यूनिट कॉस्ट, अगर 10 यूनिट बनते हैं तो यूनिट कॉस्ट कितनी होगी 160 रुपये जो है, यानी वो जो यूनिट है वो हमें कितने में पड़ा, जो एक किश्ती हमें कितने में पड़ी, तो 160 रुपये में हमने बैटरी ख़रीदी वो उसकी कॉस्ट है, प्लस 10 यूनिट बन रहे हैं तो डिप्रिसिएशन का जो चार्ज होगा हर जो बोट होगी उसके ऊपर 16,000 लागू होगा, तो एक यूनिट हमें 16,160 का पड़ा। लेकिन अगर कंपनी 100 यूनिट बनाती है तो 160 रुपये वो बैटरी का प्लस 1600 रुपये जो है जो डिप्रिसिएशन का हिस्सा है पार्ट है वो उसके ऊपर लागू होगा, तो 1760 रुपये कॉस्ट होगी। इस हिसाब से 1000 और 10,000 का भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद पार्ट बी में व्हाट इज़ द डिप्रिसिएशन चार्ज पर बोट इफ़ 10,000, अगर यानी डिप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा अगर 1000 यूनिट या 10,000 यूनिट बनाए जाते हैं, तो डिप्रिसिएशन चार्ज पर यूनिट जो है बोट यूज़ अबव फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करें
डिवाइड 1,60,000, 1,60,000 सालाना डिप्रिसिएशन है, बाय 1000 इट वुड बी 160। ठीक है, रिपीट दिस फॉर 10,000 यूनिट्स, यानी 1,60,000 जो डिप्रिसिएशन है इसको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड करें तो पर यूनिट हमारा डिप्रिसिएशन आ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट बियर इन्वॉल्व इन पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए और बी में हमने देखा कि जो डिप्रिसिएशन जो कॉस्ट है वो यूनिट्स, जितने यूनिट बनने हैं उसके अंदर डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स से वेरी कर रही है। तो ये जो है, ये जो कॉस्ट है ये हमारी यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये उतने जितने यूनिट्स, क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन मेथड को अगर हम देखें तो ये वेरिएबल कॉस्ट बन रही है। वैसे अगर एज ए होल देखें तो डिप्रिसिएशन हमारा फिक्स कॉस्ट होता है, लेकिन अगर ये यूनिट्स पे डिवाइड हो रहा है इस तरीके से तो ये फिर ये वेरिएबल का पार्ट है। तो ये वेरिएबल है, ये जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो ये कॉस्ट कम हो रही है, जबकि 160 हर सूरत में सेम है, तो ये हमारी जो है फिक्स कॉस्ट है। तो 160 इज फिक्स कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट वेरीज विद यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, Honda Tool Company produces and sells high quality automotive tool sets. Each set of tools contained in a wooden carrying case that is purchased from an outside supplier. The wooden carrying case are held as a raw material inventory until they are placed into production and combined with the related tool sets. The firm's accountant has provided the following information for the month of July. ठीक है, अब ये जो ना वो कंपनी कोई ऑटोमोबाइल टूल सेट्स खरीदती है। अब उसके जो है ना उसकी डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो डेटा गिवन हमें जो कंपनी ने दिया है, बिगिनिंग रॉ मटेरियल जो है वो 21,000 केसेस हैं, 2100 केसेस हैं, और उसकी जो कॉस्ट है वो 94,500 है, ये बिगिनिंग है। उसके बाद कंपनी ने 4,000 नए केस खरीदे 45 रुपये के हिसाब से, 45 रुपये का एक। उसके बाद 4,400 जो है वो प्रोडक्शन में चले गए, यानी ट्रांसफ़र हो गए प्रोडक्शन में 4,400 यूनिट। ठीक है, 400 केसेस जो है वो कंपनी ने सेल्स यानी मैनेजर्स को दे दिए प्रमोशन पर्पस के लिए। ऑफ द केसेस प्लेस्ड इन द प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन में 4,400 यूनिट गए उसमें 65% जो है वर कंबाइन विद टूल सेट दैट वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द फिनिश गुड। जो 4,400 यूनिट प्रोडक्शन में गए थे उसमें 65% जो है वो हमारा कंप्लीट हो गए, जो है ना वो फिनिश गुड बन चुका है। ऑफ द केसेस ट्रांसफर टू द फिनिश गुड इन्वेंट्री ड्यूरिंग जुलाई 70% हैड बीन सोल्ड बाय द मंथ एंड। ठीक है, जितने यूनिट यहाँ पे बन के फिनिश गुड में यहाँ आगे चले गए थे तो उसमें से 70% सेल हो गए, यानी 4,400 में से 65% फिनिश गुड इन्वेंट्री में कन्वर्ट हुए थे, तो उसका जो भी यूनिट बने थे उसमें से भी 70% जो है ना सेल हो गए। देयर वर नो बिगनिंग इन्वेंट्री वुडन के फिनिश गुड इन्वेंट्री एंड वर्क इन प्रोसेस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, तो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करते हैं। अगली स्लाइड में ये डेटा गिवन है। रॉ मटेरियल जो है हमने यहाँ कैलकुलेट किया, बिगिनिंग रॉ मटेरियल 2100। अब हम देख सकते हैं बिगिनिंग रॉ मटेरियल उन्होंने हमें यहाँ दिया था कि 94,500 और 2100 जो ना यूनिट थे, तो हमने 2100 यूनिट को जब डिवाइड किया 94,500 थे तो 45 पर यूनिट की कॉस्ट आ रही थी। तो ये हमने 2100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 45 ऐसे कैलकुलेट किए इसको डिवाइड करने के बाद। तो ये वैसे हमें 2100 और 94,500 गिवन है, ये 45 गिवन नहीं है, तो मैंने इसको 2100 को जब इससे डिवाइड किया तो ये 45 आ गया था, तो 45 भी मालूमात के लिए लिख दिया। तो बिगिनिंग हमें जो है ना 94,500 का पीछे गिवन था, ये वाला गिवन था। उसके बाद कंपनी ने 4,000 यूनिट 45 रुपये पे ख़रीदे। 4,000 यूनिट कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज 4,000, तो वो 1,80,000 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है कंपनी का जो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ है वो दोनों को ऐड किया तो वो 2,74,500 बनता है। तो कंपनी का जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, जो हमसे पूछा गया है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो है वो 70 जो दोनों को ऐड किया 2,74,500। उसके बाद है बी पे वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस कितना, वर्क इन प्रोसेस जो है कंपनी का यहाँ से 4,400 यूनिट जो है कंपनी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुए। अब लाजमी बात है यहाँ लिखा हुआ है 4,000 ट्रांसफर इनटू प्रोडक्शन, इसमें से जो है ना ट्रांसफ़र हुए कंपनी को 4,400 यूनिट्स
जो है ट्रांसफ़र हुए, और हमें पता है कि यूनिट की जो कॉस्ट है वो 45 है। 45 तो 1,98,000 का जो मटेरियल है वो कंपनी रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन को ट्रांसफ़र हुआ। उसमें से 65% जो है वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया। तो 65% जो है वो ऑफ द केसेस प्लेस्ड इन द 65% और कंबाइन, तो 65% जो है वो फिनिश हो गया। तो लाजमी बात है कि अगर कंपनी को 1,98,000 का रॉ मटेरियल मिला, जिसमें से उसने 65% जो है वो बना लिया, फिनिश कर दिया, तो 1,28,700 बनता है जब हमने इसका 65% निकाला। तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग अभी जो सेमी फिनिश है उसकी जो अमाउंट बनना है, जो जब हमने 1,98,000 थे 1,28,700 माइनस किया तो 69,300, ये हमारा जो है वर्क इन प्रोसेस बनना है, जो अभी हमारा सेमी फिनिश है। तो ये वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट हो गया। उसके बाद तीसरा है सेलिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री। फिनिश गुड इन्वेंट्री को देखते हैं। अब हमें बताया गया है फिनिश गुड में, जैसे यहाँ पे बताया गया कि जितना मटेरियल जो है बन के फिनिश गुड में चला गया उसमें से 70% सेल हुआ। अब हमने यहाँ देखा कि हमारा जो मटेरियल 1,28,700 का बन चुका था, यानी फिनिश गुड इन्वेंट्री कैलकुलेटेड पार्ट भी ये 1,28,700 ये बन चुकी थी, ये हमने फिनिश। अब उसमें से 70% फिनिश गुड जो है वो सेल हो गया। अब जब हमने 1,28,700 का 70% निकाला तो वो आ रहा है 90,090। तो लाजमी बात है फिनिश गुड हमारे पास इतना अवेलेबल था, उसमें इतना हमने बेच दिया 90,090 का, तो बाकी फिनिश गुड हमारे पास जो बचा वो 38,610। तो ये 38,610 जो है ये हमारे पास फिनिश गुड इन्वेंट्री बच गई। उसके बाद जो है हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस पार्ट डी में, सेलिंग एक्सपेंसेस हमें पता है 400 केसेस जो है वो प्रमोशनल पर्पस के लिए दिए गए। तो सिंपली सेलिंग 400 यूनिट फॉर तो मल्टीप्लाई कर दिया 45 से, तो 18,000 ये बन रहा है। उसके बाद फाइनली जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बिगिनिंग इन्वेंट्री वो हमें बता रहा है कि वर्क इन प्रोसेस में भी कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है। देयर इज़ नो बिगिनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड एंड वर्क इन प्रोसेस, दोनों में कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे भी देखो वर्क इन प्रोसेस में भी हमने कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री को कंसिडर नहीं किया था। यहाँ पे रॉ मटेरियल में थी तो देखो हमने किया था। तो यहाँ पर भी बिगिनिंग इन्वेंट्री कोई नहीं थी और यहाँ पर भी नहीं है, तो हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री 0 लिखा है। फिनिश गुड में देखो यहाँ पे 1,98,000 जो था 1 लाख, उसमें 65% बन गया था, 1,28,700 फिनिश गुड मटेरियल बना, और ये दोनों को ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है 1,28,700 है। उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री, लाजमी बात है जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री ये इतना हमारे पास सेल हुआ है, यानी जो मटेरियल जो माल बन के हमारे पास पहुंचा था उसमें से ये हमने बेच दिया है 38,610, ये हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो उसमें से ये माइनस किया तो 90,090 जो है वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। Question number 10. We have noted that there are different costs of different purpose in this chapter. Included the discussion have been following terms. ठीक है। अब प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, ब्लैक कलर से इसको फिल किया हुआ है। हम सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। द पेपर यूज टू प्रोड्यूस दिस टेक्स्ट, यानी ये किताब, यानी जिस किताब से ये मैं बनाया है, उस किताब को बनाने के लिए, देखो किताब को बनाने के लिए पेपर जो है उसका डायरेक्ट मटेरियल होता है और किताब को बनाने के लिए पेपर जो है प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। द पेपर यूज टू प्रोड्यूस दिस टेक्स्ट इज ए प्रोडक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट मटेरियल होता है और ये ऑन द इनकम स्टेटमेंट एंड इट इज़ आल्सो वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, और ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है क्योंकि जितनी बुक्स ज़्यादा बनेंगी उस हिसाब से ये कॉस्ट उतना ज़्यादा पेपर यूज़ होगा, तो ये वेरिएबल है। तो ये ऊपर टर्म गिवन है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स में उस टर्म्स में से 2-4 जो भी फिट होंगे वो हमें बताने। डेप्रिसिएशन फॉर प्रिंटिंग इक्विपमेंट फॉर दिस बुक इज़ ए, अब डेप्रिसिएशन प्रिंटिंग के लिए जो है यूज़ हो रहा है। प्रिंटिंग इक्विपमेंट, जो भी प्रिंटिंग हमारे पास मशीन है जिसके लिए डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो बेसिकली कारखाने का खर्चा है, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट है एंड इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, कोई ये डायरेक्ट नहीं है क्योंकि प्रिंटिंग में तो ये बुक, उसके अलावा और भी बुक्स छप सकती हैं, तो वहाँ पे जितने भी बुक्स छप रही होंगी तो उसके ऊपर उसके हिसाब से जो है ना एलोकेट होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट। इफ़ इट इज़ कंप्यूटेड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड के तो ये फिर फिक्स
कॉस्ट बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। सी, ए कमीशन पेड टू द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को जो कमीशन मिली है लाजमी है बात है वो पीरियड कॉस्ट है। अब कॉस्ट बिहेवियर नहीं पूछा गया, वरना ये वेरिएबल कॉस्ट होती, चूँकि पूछा नहीं गया तो हमने इसको मेंशन नहीं किया। डेप्रिसिएशन फॉर द ऑटोमोबाइल यूज्ड बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी ये सेल का खर्चा है, यानी ये कारखाने का खर्चा नहीं है, जहाँ पे सेल हो रहा है, तो ये पीरियड कॉस्ट है। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इट इज़ फिक्स, डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, तो लिहाजा ये इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बिहेवियर फिक्स है। ठीक है। ए, अब यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स था, ए कॉस्ट इज ऑल्सो इन्वेंट्रेबल कॉस्ट, चूँकि ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, चूँकि प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ना जब तक सेल नहीं हो जाती तब तक उसको हम एज ए इन्वेंट्री बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि पीरियड कॉस्ट जो है ना, हमारा पीरियड कॉस्ट जितना भी होता है वो डायरेक्ट हमारा एक्सपेंस ही कहलाता है, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट वाहिद हमारी कॉस्ट है जो कि हमारा एसेट होती है जब तक वो सेल नहीं हो जाता। तो ए प्रोडक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड एन इन्वेंट्रेबल कॉस्ट बिकॉज दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज ट्रीटेड एज एन एसेट on the balance sheet unless the related term is sold। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 को रेफ़र करें, और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को रेफ़र करें। तो ये हमारा हैंडआउट था जो हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।